This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः फाल्गुन शुद्ध सप्तमी दिनांक 20 मार्च 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका उपशम दोष व्याधि स्वरूप शंखं चक्रं जलौकां दशतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। असं काय करता हा? कालही गोळ घातला त्याने तो चालू ठेवायला लागतं सगळं. यतः दोषः तत्र समवायि निमित्तं वा न च समवायि निमित्ताभाव प्रयुक्तो नियमेन कार्याभावः किंतु असमवायि निमित्ताभाव प्रयुक्त। तो दोष अगर व्याधि का कारण है तो वो किस प्रकार का कारण, समवायी कारण है निमित्त कारण है इस प्रकार से। तो मैं एक समझता हूँ कि इसके बारे में एक बार हम कुछ पदार्थ विज्ञान में चले जाए और न्याय वैशेषिकों का जो कहना है तर्क संग्रह के आधार पर वो एक बार भली भांति समझ ले और फिर कुछ व्यावहारिक उदाहरण लेके रोग और दोष की तरफ आए तो ज्यादा बेहतर है। कारण त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त निमित्त मिति भेदा। तो
कारण तीन प्रकार का है, समवाय, असमवाय, निमित्त, इस प्रकार। यत् समवायितं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायी कारणं, यथा तन्तवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादि। तो जिससे समवाय संबंध में रहकर कार्य उत्पन्न होता है, हाँ, वो समवायी कारण इस प्रकार का बता दिया जाता है। और ये द्रव्य ही होता है, ऐसा उनका कहना है। तो तंतवः पटस्य, पट ये कार्य है, तंतु ये उसका कारण है। तंतु भी द्रव्य है, पट भी द्रव्य है। तो तंतु ये पट का समवाय कारण है। इसी प्रकार पटश्च स्वगत रूपादय, पट जो है उसके रूप का समवाय कारण इस प्रकार का है। तो विषग्न चिकित्सा चाहिए। तो अगदों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो ते मधमाशा चालल्यावर लक्षण असताना काय होतात? मधमाशीच्या संदर्भात एक प्रश्न आला था। मेरा अनुभव नहीं है इसके बारे में, जिस किसी को अनुभव हो वो बता दे। तो समवाय कारण द्रव्य ही होता है, ये एक बिलवादी गुटिका, ठीक है। तो तंतु पट का समवाय कारण और पट उसके रूप का समवाय कारण, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। कार्येण कारणेन वा स एकस्मिन् अर्थे समवेतित्वे सति कारणम् असमवाय कारणं, यथा तन्तुसंयोगः पटस्य तन्तुरूपं पटिगतरूपस्य। तो कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतित्वे सति, कार्य के साथ या कारण के साथ जो एक समानाधिकरण में समवाय संबंध से रहकर कारण होता है, वो असमवाय कारण होता है। यथा तंतु संयोगः पटस्य। तो तंतु संयोग ये जो पट का कारण इस प्रकार का बताया गया, वो कार्यग्री उगाड़न बतातून देखो। ओके। तो तंतु संयोग तंतुओं पर रहता है, तो कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे, तंतु ये जो दूसरा कारण है पट का, तो वो समवाय कारण है और ये असमवाय कारण है। तो तंतु संयोग उस तंतुओं पर रहता है। एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वेति यत् कारणं तत् असमवाय कारणं। तो तंतु संयोग पट का असमवाय कारण इस प्रकार का बन जाता है। तंतु रूपम पटगत रूपस्य, तंतु रूप जो है वो तंतुओं पर रहता है ऑफ कोर्स, और वो पट रूप का कारण है। पट रूप जो है वो पट, ये जो कार्य है, या पट रूप का कारण जो पट है इस प्रकार का। तो मुझे भी अभी पक्का याद नहीं आ रहा एक्चुअली। तंतु रूप पट पर रहता है, तंतु पर रहता है, और तंतुओं के साथ पट में रहता है। पट रूप का जो कारण पट, उसके साथ में
मुझे एक बार मेरी ही किताब देखनी पड़ेगी। जिस रूप का तंतु होगा उसी रूप का पट बन गया, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो तंतु रूप पट रूप का कारण है, इसमें संदेह नहीं है। तंतु रूप रहेगा तंतु पर, और तंतु और पट ये दोनों एक अधिकरण में रहेंगे, क्योंकि वो पट तंतु से समवाय कारण से समवेत इस प्रकार का है। तो तंतु का कार्य जो पट उसके साथ समवाय संबंध से रहकर, हाँ, तो तंतु का कार्य जो पट है उसके साथ समवाय संबंध में तंतु रूप निर्माण होता है, और इस प्रकार कार्य से संबद्ध जो पट या तंतु का कार्य जो पट या तंतु रूप का कार्य कारण जो पट, इस प्रकार तो पट रूप का कारण जो पट, उसके साथ में रहते हुए जो कारण बनता है तंतु रूप, एक काम करते हैं, इथे ते पुस्तक सापडेल का ते याचं पदार्थ विज्ञान? इथे कुठे कुठे होतं वरती? 65 काढलं तर. हाँ, हाँ, तो फिर से एक बार दोहराते हैं। कार्याणि कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे सम्यक् तत् कारणम असमवाय कारणम। तो कार्य के साथ या कारण के साथ समवाय संबंध से रहकर जो कारण बनता है वो असमवाय कारण इस प्रकार का होता है। तो तंतु संयोग पटस्य, तंतु संयोग पट में रहता है, तंतु में रहता है, और उसका जो कार्य पदार्थ विज्ञानाच्या पुस्तकामध्ये, बरं ठीक आहे, ते पटकन सापडलं तर बघूया. तो तंतु यंत्र असमवाय नहीं है, यंत्र जो है वो निमित्त कारण ही रहेगा, लेकिन ये संयोग रूप मिळालं ना, नहीं, ये सब जो है वो असमवाय कारण इस प्रकार के हैं. मिलकर निमित्त है, उसमें कोई संदेह नहीं है. तो तंतुपट का समवाय कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है. वो तो द्रव्य जो है वो समवाय कारण इस प्रकार का है. असमवाय कारण जो है वो गुण इस प्रकार के रहते हैं. तो तंतु संयोग ये एक गुण है और तंतु रूप ये दूसरा गुण है. तो तंतु संयोग जो है वो तंतुओं में रहेगा, और वो पट का कारण इस प्रकार का बनेगा. तो पट इस कार्य का जो कारण, कार्यं कारणेन वा सह, तो तंतु में पट निर्भर है, या तंतु पट का आधार समवाय कारण इस प्रकार का है, और उस पट रूपी कार्य के साथ तंतुओं पर जो रहता है तंतु संयोग, वो असमवाय कारण बन जाता है. और पट रूप का कारण जो पट, उसके साथ
तंतुओं पर तंतु रूप रहता है। हाँ बराबर, कारणेन वासः एकस्मिन् अर्थे। तो पट रूप का कारण पट, ये कारण जो है उस कारण के पट के साथ तंतुओं पर तंतु रूप रहता है, क्योंकि उसमें समवाय संबंध है और तंतु और पट में भी समवाय संबंध है। बराबर, ये अभी हो गया है। मैं जो भूल गया था वो फिर से याद आया। तो असमवाय कारण गुण इस प्रकार का होता है, और बाकी सभी कारण जो होते हैं वो निमित्त कारण इस प्रकार से कहा जाता है। तो दंड, कुलाल, वो चक्र वगैरह वगैरह है। तंतु अवयव पट अवयवी पट गुणी पट रूप गुण असे पुस्तकात तुम्ही डायग्राम दिली आहे सर। यस, नाउ आई रिमेम्बर। मुझे अभी याद आया। ठीक है। तो पहला जो है तंतु संयोग पटस्य, उसमें तंतु संयोग ये तंतु पर रहता है और उसी तंतु में पट ये कार्य भी रहता है, क्योंकि उनका समवाय संबंध है और तंतु और तंतु रूप का समवाय संबंध, तंतु संयोग का समवाय संबंध। तो कारणे कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे तंतु इस एक अर्थ पर समवाय संबंध से रहकर जो कारण होता है वो असमवाय कारण होता है। ये पहला कारण हुआ। अब तंतु रूप जो पट रूप का कारण है वो पट रूप का कारण पट, उसके साथ तंतु रूप तंतु इस एक समान अधिकरण में समवाय संबंध से रहता है। तो कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतित्व कारणम असमवाय कारण। तो द्वय भिन्नं कारणम निमित्त कारण, और इसके अलावा जो भी है वो निमित्त कारण इस प्रकार का। तो अभी ये सिलसिला किसी भी अन्य चीज के लिए लगा सकते हैं, बाकी उदाहरणों के लिए लगा सकते हैं। जब भी कोई कार्य उत्पन्न होता है तो उसके कुछ समवाय कारण होते हैं, उसके कुछ असमवाय कारण होते हैं और उसके निमित्त कारण। अब हम समझेंगे कि हम दाल बना रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं। तो दाल बना रहे हैं तो कौन सी दाल ली है, तुअर की दाल ली है या मूंग की दाल ली है, जो भी है वो। और फिर बाकी जो उसमें घटक द्रव्य है कि तड़का लगाने के लिए तेल है, सरसों है, हरिद्रा है, हिंगू है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और नमक है, तीखा है, कुछ गुड़ वगैरह इस प्रकार का डाल रहे, जागरी डाल रहे हैं। तो और चाहे तो करी पत्ता, फिर करी लीव्स, या फिर कोरिएंडर, कोथिंबीर वगैरह इस प्रकार से डाल। तो जितने भी उसके घटक द्रव्य है ये उसका समवाय कारण बनेगा। मूल रूप से हम दाल बना रहे हैं तो दाल सबसे अहम उसमें घटक रहेगा, और फिर बाकी सभी रहेंगे, उसमें काफी संस्कार रहेंगे, काफी संयोग रहेंगे। तो ये सभी असमवाय कारण इस प्रकार से बन जाएंगे कि दाल पहले पका ली है हमने, उसमें पानी डाला है और संस्कार करके वो गुरु से लघु इस प्रकार से बन गई है, पक गई। अब तड़का लगाना आरंभ किया, तेल डाला, वो गर्म होने के बाद सरसों डाला वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर बाद में ये वो दाल डाली और फिर उबाला। तो ये सब जो है ये सभी संस्कार के माध्यम से, संयोग के माध्यम से असमवाय कारण इस प्रकार से बन जाते। अब ये बनाने वाला व्यक्ति महाराज, हाँ ताजा तो, तो बनाने वाला व्यक्ति जो है महाराज आचार्य इस प्रकार का, बर्तन जो इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं वगैरह, ये सब निमित्त कारक इस प्रकार के। महानस है, देश है, काल है, ये सब निमित्त कारक इस प्रकार के। तो इसी प्रकार से कोई सब्जी बना रहे हैं तो वही सिलसिला इस प्रकार का होता रहेगा। तो किसी भी कार्य को लेकर, कोई एक कुर्सी बनानी है, कोई और कुछ चीज बनानी है, तो उसके लिए उसका रॉ मटेरियल जो है वो समवाय कारण बनेगा, उसका
जोड़ संयोग वगैरह जो है उसमें और कुछ संस्कार अगर करने हैं वो सब असमवाय कारण बनेंगे, और वो बनाने वाला कारागिर वगैरह जो है वो निमित्त कारण इस प्रकार का बन जाएगा। अभी यही मिट्टी को लेकर हम मृत्तिका का घट बना रहे हैं, तो मृत्तिका समवाय कारण हो जाएगी। वो चक्र वगैरह सब जो है, दंड चक्र कुलाल, ये सब निमित्त कारण बनेंगे। और उस प्रकार के मिट्टी का संयोग, उसको आकार देना, ये सब जो चीजें हैं वो सब असमवाय कारण इस प्रकार के बनेंगे। तो इस प्रकार से हाँ, कोई भी चीज अगर बनती है तो उसमें समवाय, असमवाय और निमित्त, ये तीन कारण होते रहते हैं। ये न्याय वैशेषिक की पद्धति इस प्रकार की बताई जाती है। सांख्यों ने उपादान कारण ये बताया है कि जिसको ये समवाय कारण रहे उसके लिए वो उपादान कारण कहते हैं, कि क्या कर बनाने के लिए क्या लेना पड़ता है, उसका उपादान किया जाता है। दान यानी कि देना, आदान यानी कि लेना, तो उसको समीप लिया जाता है। अब इसी सिलसिले को रोग के बारे में, दोष दूष समूर्छना के बारे में आगे चलाएंगे। तो रोग निर्माण होता है तो दोष और दूष समूर्छना इस प्रकार की बनती है। तो दोष और दुष्ट ये समवाय कारण, उनकी समूर्छना असमवाय कारण। हेतु जो है वो निमित्त कारण नहीं बताएंगे, हेतु दोष का कारण है या सीधे व्याधि का कारण बनेगा। व्याधि हेतु भी है, दोष हेतु भी है। अब ये आहारात्मक है, विहारात्मक है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से अगर होंगे तो उसमें ये द्रव्य है या अद्रव्य है, ये देखना पड़ेगा। ज्यादातर द्रव्य ही होते हैं। जनरली आहार संभव वस्तु रोगाश्च आहार संभव आहार, आहार जो है वो पांचभौतिक है, वो द्रव्य ही है। और दोष भी वैसे द्रव्य है, दूष भी वैसे द्रव्य है। तो आहार वगैरह जो है वो समवाय कारण बन जाते हैं। दोष या सीधा आहार अगर व्याधि का हेतु है तो वो भी समवाय कारण इस प्रकार का बन जाएगा। और दोष दूष्य समूर्छना होना या दोषों का व्यापार होना, कि दोष एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना वगैरह, इस प्रकार के जो है वो असमवाय कारण इस प्रकार का कहा जाएगा। इसमें संयोग वियोग कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाएंगे तो एक पहले स्थान से वियोग और दूसरे स्थान से संयोग, ये भी पॉसिबिलिटी इस प्रकार की है। तो दोषों का व्यापार जो है, दोष दुष्ट समूर्छना भी दोषों के व्यापार में गिरेगी, उसमें गिनी जाएगी। तो ये सभी असमवाय कारण इस प्रकार के रहेंगे। और देश काल और बाकी जो इस प्रकार के कारण रहेंगे वो निमित्त कारण इस प्रकार से रहेंगे। अब उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु, इसमें एक निमित्त कारण ये भी होता है, और उससे फ्लेयर डिसीज हो जाते हैं, तो ट्रिगरिंग फैक्टर इस प्रकार का कहा जाता है। और वो साक्षात दोष प्रकोप करने के लिए या व्याधि निर्माण करने के लिए सहायक होता है, ये थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन ये निमित्त हुआ और फिर रोग की निर्मित हुई, ऐसा तो हम देखते हैं इस प्रकार से। खास करके एलर्जी कंडीशंस जो भी है उसमें एक निमित्त कारण इस प्रकार का होता है। अगर वो कारण भी नहीं होगा तो भी रोग व्यक्त नहीं होगा, तो उसमें कारणत्व तो जरूर है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन ज्यादा महत्व उत्पादक हेतु की है, वो वहां पे ज्यादा समझने की कोशिश करें। अभी वास्तव में ऐसा है कि दोषों का ही परिणत रूप व्याधि है।
व्याधि कुछ अलग संकल्पना है, ऐसा नहीं है। दोष ही परिवर्तित हो जाता है, उनकी अवस्था बदल जाती है, प्राकृतिक स्थिति बदल कर विपरीत स्थिति प्राप्त हो जाती है, और उसको हम व्याधि कहते हैं, क्योंकि वो लक्षणों के द्वारा व्यक्त होती है। समास्वन कर्म कुर्वते, सम स्थिति में दोष अपना अपना काम करते रहते हैं और स्वास्थ्य की अनुभूति होती है। लेकिन ये जब इस प्रकार से बिगड़ जाते हैं कारणों के, और इन तीनों कारणों से रोगों की निर्मिति होती है, तो उसका व्यक्ति भाव लक्षणों से होता है। और फिर हम यह रोग रूपी कार्य उत्पन्न हुआ, ऐसा कहते हैं। तो दोष किस प्रकार के कारण है, ये यहाँ का अहम मुद्दा इस प्रकार का। तो दोष अगर समवाय कारण रहेंगे, तो समवाय कारण के नाश से कार्य का नाश होता है, ये बाहर दिखाई देता है। कि अगर हम मिट्टी का घट बना रहे हैं और मिट्टी का ही नाश हो गया, मिट्टी टूट गई, इस प्रकार से मिट्टी नष्ट हो गई, तो घट रहेगा नहीं, ये तो सिंपल इस प्रकार की बात है। उसी प्रकार जिस दोषों की परिणत अवस्था रोग है, वो दोष ही नहीं रहे, तो रोग कहाँ रहेगा? तो रोग नहीं रहेगा। और इसलिए पंचकर्म द्वारा अगर हम दोषों को निकाल देते हैं, तो ये तो संशोधन है, शुद्धा न तेषां पुनरुद्भव, उसमें पुनरुद्भव होने की आशंका बहुत कम रहती है। कारण फिर से उतने ही तरीके से अगर चलता रहे, तो फिर से निर्मिति होगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो दोष अगर निकल जाएंगे तो निर्मिति नहीं होगी। लेकिन इसके लिए दोष अलग होना जरूरी है, और दोष दूष्य समूर्छना का भंग होना जरूरी है। तो ये दोष दूष्य समूर्छना किस प्रकार का काम? तो जहां वहां जैसे कपालमाला संयोग ये एक कारण था, या तंतुओं का संयोग ये पट का कारण था, उसी प्रकार से दोष दूष्य समूर्छना, दोष और दूष्य इनका संयोग ये व्याधि का कारण, रोग का कारण, इस प्रकार। तो ऐसी अवस्था में तंतु संयोग का नाश हो जाएगा तो भी पट का नाश होता है, उसी प्रकार से दोष दूष्य समूर्छना भंग हो जाएगी, दोष और दूष्य अलग हो जाएंगे, तो भी व्याधि का नाश होगा। लेकिन तिमिर, गुल्म वगैरह इस प्रकार के जो रोग है, इनमें इनकी ये बहस है कि यद्यपि ये कफ दोष से उत्पन्न होने वाले हैं, तथापि उसमें वमन का प्रयोग नहीं करना। तो समवाय कारण के नाश से रोग का नाश होता है, लेकिन यहाँ समवाय कारण का नाश करना ही नहीं है, इस प्रकार का सूत्र है नवामय तैमेरिकम वगैरह इस प्रकार से। तो केवल समवाय कारण के नाश से ही रोग का नाश होता है, ऐसा नहीं। तो इन रोगों की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो विरेचन देना है, रक्त मोक्षण करना है वगैरह, ये तिमिर के बारे में बताया गया है। तो दोष दुष्य समूर्छना अगर भंग हो गई, असमवाय कारण जो है वो नष्ट हो गया, दूर हो गया, तो भी रोग का नाश होता है। और वही हम करते आ रहे हैं बहुत सारे वर्षों से, कि दोष दुष्य समूर्छना को दूर करना और भंग करना, और उसके जरिए स्रोतदृष्टी हेतू खवैगुण्य निर्माण हे दोष दृष्टी हेतू पेक्षा वेगळे, आणि हेच दोष दुष्य समूर्छनेस मूळ कारण आहे, ये निमित्त कारण रहेगा। कि ये साक्षात रोग की निर्मिति के लिए कारण नहीं होते हैं, किंतु खवैगुण्य वहां पे रह जाता है, और इसलिए यत्र संगत खवैगुण्यात व्याधिस्तत्रोपजायते, दोष जहाँ पे अटक जाते हैं, तो
वो कारण होते हैं। स्ववैगुण्य और कवैगुण्य ऐसे दो पार्ट है इसमें। तो स्ववैगुण्य जो है वो दोष अपने अपनी अ, वेग से, जव से घूमते रहते हैं, और जहां उनके वेग की समाप्ति होती है वहीं पे वो स्ववैगुण्य के कारण वहां रोग निर्माण करता है। दोष समवाय कारण है तो शोधन चिकित्सा, और दोष असमवाय कारण है कारण के जैसे लग रहे हो तो शमन। ऐसा नहीं बता सकते। शोधन और शमन, ये दो अलग अलग चीजें इस प्रकार की है। तो तो हमें क्या करना है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। एक शंका अशी आहे की निमित्त कारण काहीतरी लागतंच बा. त्याच्याशिवाय त्याच्याशिवाय होत नहीं। हाँ, निमित्त कारण लगता ही है, क्योंकि दंड कुलाल वगैरह नहीं होंगे, यंत्र नहीं होंगे, तो कार्य का निर्माण होगा ही नहीं इस प्रकार से। म्हणजे नुसती शरीरात आपोआप दोषदोष संरक्षण आहे. हाँ, नुसती शरीरात आपोआप दोषदोष संरक्षण होऊन झाली नाही. आपोआप कशी होईल? कारणाशिवाय तर नाही होणार। म्हणजे हेतू मुख्य काय निमित्त आहे. पाहिजेच, हेतू पाहिजेच। नाही, पण आता सपोज आहे कॅन्सर्स मध्ये वगैरे असेल की अचानक मध्ये लागलं किंवा असं याच्यामध्ये निमित्त कारण कुठे? हाँ, शुक्रबीज दृष्टी हे मुळापासूनच कारण असलेलं आहे, आणि त्याला इतर कारणांची जोड मिळाली की कैंसर व्यक्ति है। जेनेटिक कॉज और एनवायरमेंटल कॉज, ये दो कॉजेस है, और जेनेटिक कॉज तो अभी सभी में मौजूद है, सभी में ऑन्कोजीन्स है, सभी में 3 बार एक्सीडेंट होता है और कैंसर होने की संभावना होती है पूरे जन्म में, ऐसा एक कहा जाता है। तो जब ये रिएक्शन होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उस समय में अगर हमारी प्रतिकारक क्षमता अच्छी हो तो हम बच जाते हैं। जिनकी प्रतिकारक क्षमता कम है वो इसके शिकार बन जाते हैं और कैंसर हो जाता है। तो बेसिकली व्याधि यानी कि दोष दूष्य समूर्छना, ऐसा अगर हम मानते हैं तो उसका भंग होना और दोष अलग होना ये एक अहम चीज है। दोष अलग होने के बाद अगर ज्यादा मात्रा में दोष है तो शोधन करना है, कम मात्रा में है तो शमन करना है, इस प्रकार से उसके बारे में सोचो। बेसिकली दोष दूष्य समूर्छना भंग करना ये एक अहम चीज इस प्रकार की है, और ये व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा का फल है। तो व्याधि निर्माण हुआ ये एक स्पेशल बात होगी, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। और फिर उस व्याधि के लिए प्रत्यनीक क्या हो सकता है ये सोचना और उसका प्रयोग करना, ये एक अहम बात है। बागेवाड़ीकर सर ने हीरक भस्म का आरंभ कैंसर में शुरू किया और काफी सफलता इसमें से पाई, और जो लोग उनके मार्ग पर चल रहे हैं काफी सफल चिकित्सक इस प्रकार के हैं। अब ये हीरक भस्म उनके ध्यान में क्यों आया व्याधि प्रत्यनिक करके, और बाद में वो प्लैटिनम का भस्म इसके बारे में सोच रहे थे, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि प्लैटिनम के बारे में क्यों सोच रहे। लेकिन जब अब केमोथेरेपी ड्रग्स के बारे में सुना तो प्लैटिनम बेस्ड मेडिसिन है, कार्बोप्लेटिन वगैरह जो मेडिसिन है वो प्लैटिनम बेस्ड।
तो इस दृष्टि से वो शायद उसके बारे में सोच रहे थे कि प्लैटिनम का भस्म बनाए और फिर उसका उसमें प्रयोग करेंगे। तो मैंने जो सोचा कि शुक्र शोधन गण, धातुपाचक और हीरक के कॉम्बिनेशन करना है इस प्रकार से, क्योंकि ये तीनों इसमें कारण, शुक्र दृष्टि कारण है, धातुओं में दोष स्थित है इस प्रकार से, और व्याधि प्रत्यनिक करके हीरक भस्म इस प्रकार से देना है। तो ऐसा सोचकर मैं तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर दे रहा हूं इस प्रकार से। तो दोष दुष्ट सम्मूर्छना कैसे भंग करनी है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। ख वैगुण्य ये हम निमित्त कारक कह सकते हैं, क्योंकि कुपितानां दोषाणां शरीरे परितावतां यत्र संगत ख वैगुण्यात् व्याधिस्तत्र उपचारः। किसी दूसरे कारण के जरिए वहां पे अगर वैसे मौजूद है, या फिर आनुवंशिकता कैंसर है, या फिर कुछ आघात वगैरह इस प्रकार का हुआ है, और फिर वहां व्याधि निर्माण होता है, तो ये निमित्त कारण इस प्रकार का रहेगा, और उसके जरिए ये व्याधि इस प्रकार का निर्माण होता है। अब इसमें निमित्त कारण क्या होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल इस प्रकार का। कॅन्सर मध्ये असे दिसून येते की एखाद्या मोठ्या मानसिक धक्क्याने कॅन्सरची सुरुवात दिसते, अशा वेळेस हे त्याचे निमित्त कारण होऊ शकते आणि शुक्रबीजदृष्टि हे मूल कारण, बराबर है। इसमें ये भी बात हो सकती है कि इस प्रकार के संकरित बीज का निर्माण, संकरित गाय का निर्माण और उसका प्रयोग, ये मूल कारण इस प्रकार का रहेगा। उससे शुक्र दृष्टि वैगुण्य सभी समाज में इस प्रकार से, और फिर एनवायरमेंटल फैक्टर या इस प्रकार का मानसिक तनाव, पोल्यूशन, ये सभी मिलकर कैंसर की निर्मित कर रहे हैं। अब जब हम द्रव्यों पर उतर आते हैं, ये द्रव्य है तो उसको हम समवाय कारण इस प्रकार से कह सकते हैं। ये जो बाकी दोष व्यापार जो सभी है उसको हम असमवाय कारण इस प्रकार से कहेंगे, और दोष व्यापार की परिणति अंतिमतः दोष दुष्ट समूर्छना में होती है। और उसका हम विभाजन अगर कर पाएंगे, दोष दुष्ट समूर्छना, दोष और दुष्टों को अलग कर पाएंगे, तो व्याधि का नाश इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर दोषा स्वतः क्रियांतरेण वा निवर्तते, दोष अपने आप चला जाएगा अगर आप उभय प्रत्यनिक चिकित्सा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो क्रियांतरेण वा दोष प्रत्यनिक चिकित्सा आगे कुछ करनी पड़ेगी इस प्रकार से। तो इन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए रोग के बारे में समवायी असमवायी निमित्त कारणों को समझना, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। अब इन्होंने क्या किया कि निमित्त कारण के नाश से भी कार्य का नाश हो सकता है, ऐसा एक उदाहरण सामने प्रस्तुत किया। वास्तव में निमित्त कारण का नाश होने पर कार्य का नाश नहीं होता है। दंड कुलाल आदि उच्छेद, दंड कुलाल वगैरह का नाश हो गया तो घट का नाश होता है, ऐसा नहीं है। दोष प्रकोप धातु विरोधी हेतु बरोबर स्वतः वैगुण्य कारण आहारश्च विहारश्च यस्या दोष गुणे समान धातुर्विगुणश्चापि सोत्सांस प्रदूषिता, ये मूल सूत्र ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन ये एक ही कारण रहेगा या विभिन्न कारण रहेंगे, ये भी अहम मुद्दा है। दही जैसा सेवन जो अभिसंधि है, कफ और पित्त के प्रकोप का कारण है, और उसी के साथ रक्त दुष्टि का, मांस दुष्टि का, मेदो दुष्टि का हेतु है। तो एक ही साथ में वो दोनों काम करता है, दोषों को भी बिगाड़ता है और दोषों को भी बिगाड़ता है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि दही सेवन से दोनों चीजें हो जाए, दोष दुष्ट समूर्छा भी बन जाए, कफ और पित्त
रक्त मांस वगैरह के साथ मिलकर कुष्ठ वगैरह इस प्रकार की व्याधि को निर्माण करते हैं। तो ये द्रव्य रूप है हेतु, दही जो है वो समवाय कारण इस प्रकार का बनेगा, और इस प्रकार के दोषों का व्यापार इस प्रकार से वो दोष प्रकोप का कारण बन जाएगा, और उसी प्रकार से दूसरों को भी दूषित करेगा, दुष्ट करेगा। तो ये बिगड़े हुए दोष और ये दूसरे इकट्ठा आकर कुछ संप्राप्ति बनाएंगे। तो ये संप्राप्ति, ये जो दोष व्यापार है, ये असमवाय कारण इस प्रकार का होगा। और फिर दोष, ये संकल्पना जो है वो गुण है, बुद्धि है, ये हमारी बुद्धि है, ये इस प्रकार का रोग है, ऐसा हम उसको समझ रहे हैं। व्याधि है कार्य वस्तु रूप नहीं, बुद्धिस्थिकृत पदार्थ, दोष है मूर्त वस्तु रूप आहे, तर वस्तु रूप समवायी कारणापासून अवस्तुरूप व्याधी कसे निर्माण होते। सवाल अच्छा है, लेकिन द्रव्य और गुण, ये जो बात मैंने बताई थी कि गुण समूह यानी द्रव्य है या नहीं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और द्रव्यों का शक्ति में रूपांतर और शक्ति का द्रव्य में रूपांतर ये होता रहता है। वैसे देखा जाए तो व्याधि दोषों की ही एक परिणत अवस्था है, और दोष अगर द्रव्य है तो व्याधि भी उस हिसाब से द्रव्य होना चाहिए। व्याधि को समझना ये बुद्धिस्थिति को पदार्थ है। व्याधि एक अलग चीज और उसको समझने की अलग सी चीज इस प्रकार से। तो नो डाउट हम जिस तरीके से व्याधि को समझते हैं, रोग को समझते हैं, वो एक बुद्धिस्थिति को पदार्थ होने के कारण ज्ञान ये गुण है। लेकिन व्याधि अगर दोषों की ही एक परिणत अवस्था है, और वो दोनों द्रव्य ही है इस प्रकार से, तो संभवतः व्याधि भी द्रव्य स्वरूप हो सकता है। जैसे हम कैंसर वगैरह में देखते हैं, जब ये सेल्यूलर लेवल पे टिश्यू देखते हैं कि ये इस प्रकार का एबनॉर्मल सेल्स है, कैंसरस मैलिग्नेंट सेल्स है वगैरह, पोरली डिफरेंशिएटेड है, वेल डिफरेंशिएटेड है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये द्रव्यों का ही परीक्षण है, माइक्रोस्कोप के जरिए द्रव्यों का ही परीक्षण है। लेकिन जब हम दोष की बात करते हैं, ये पित्त बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है, वात वैसे मूर्तिमान है लेकिन दृश्य नहीं, कफ और पित्त दृश्य है, लेकिन वात के परमाणु होने के कारण वो द्रव्य जो है वो, जिसको हम समझ सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट टर्म नहीं है वात इस प्रकार से। लेकिन दोषों के स्तर पर अगर कुछ बिगाड़ हो जाता है तो उसको ट्रीट करना ज्यादा सुलभ होता है। जब दोषों में इस प्रकार के परिवर्तन आने लगते हैं, द्रव्य स्वरूप ही बदलने लगता है। वैसे क्या है कि दोष अगर बढ़े भी है, द्रव्य स्वरूप में भी बढ़े, तो उनको निकाला जा सकता है। दोषों के बारे में वो नहीं हो सकता। दोषों को ज्यादा से ज्यादा हम रक्त को निकाल सकते हैं, बाकी किसी विषय को निकाल नहीं सकते। तो और वो भी अच्छा नहीं है तरीका, दोष को निकालना है बेसिकली, लेकिन दोष को निकालना मुश्किल है, इसलिए दूसरे के साथ दोष को निकालना। लेकिन वमन विरेचन बस्ती, इन क्रियाओं में हम दोषों को ही निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये द्रव्य रूप है और निकल जाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। और हम रोग की बात कर रहे हैं कि रोगी अवस्था है, उसमें हम पंचकर्म कर रहे हैं या उसमें शमन कर रहे हैं, और फिर ये दोषों की ही अगर परिणत अवस्था है और दोष द्रव्य है, तो व्याधि भी द्रव्य स्वरूप कार्य हो सकता है। ऐसा ही नहीं कहेंगे कि उसको अद्रव्य ही कहेंगे, उसको समझना अद्रव्य है, ये दोनों अलग चीज है।
Can we say दोष is name given to group of gunas? सिर्फ गुण नहीं है ये तो ये एक बड़ा सवाल है कि गुण समुदाय द्रव्यम न गुण समुदाय ही द्रव्य है, ऐसा है या नहीं? द्रव्यमेव रसादीनां श्रेष्ठम ते ही तदाश्रयाः, ये तदाश्रयत्व जो है ये काफी महत्वपूर्ण। हम गुण नहीं दे सकते हैं, हम द्रव्य दे सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने द्रव्य को अलग माना, गुण समुदाय द्रव्य ऐसा नहीं माना। इन्होंने द्रव्य के अधिष्ठान में गुण और कर्म रहते हैं, इस प्रकार की संकल्पना की। द्रव्याशिवाय गुण अस्तित्व नाही असे आहे। वही मैं बता रहा हूं कि गुण समुदाय द्रव्य ये टिकता नहीं है पक्ष, क्योंकि चाहे उसको मान लिया जाए, फिर भी हम सिर्फ गुण नहीं दे सकते। तो सूर्य प्रकाश एक अच्छा उदाहरण है। क्वांटम थियरी सूर्य प्रकाश के बारे में है और वो फिर भी प्रचलन में है। सूर्य केवल वेव्स फॉर्म में, जो प्रकाश किरण है जो वेव्स फॉर्म में है, वो शक्ति स्वरूप है, ऐसा मानने वाला एक बड़ा वर्ग है। लेकिन वो क्वांटम में भी है, परमाणु स्वरूप भी है, जैसे कि तेज महाभूत के परमाणु है, इस प्रकार से। और उसमें उष्णता और प्रकाश ये दोनों है, ऐसा मानने वाला भी वर्ग है। और इसका अभी तक समस्या का हल हुआ नहीं। सूर्य क्या है वास्तव में तो वायु है, जल रहा है। प्रकाश किरण जो है हमारे पास आने वाली, वो क्या है? तो क्वांटम थियरी और वेव थियरी ये दोनों वहां पे कार्य है। तो अगर हम वेव थियरी को स्वीकार करते हैं तो ये शक्ति स्वरूप इस प्रकार का हो जाएगा। तो शक्ति यानी कि गुण इस प्रकार से। लेकिन फिर भी द्रव्यों के बगैर व्यवहार नहीं, ये सबसे अहम इस प्रकार की। तो अभी ये जो सृष्टि है हमारी पांचभौतिक सृष्टि इस प्रकार की है, इसमें भी कई द्रव्य है और उनके गुण है, उनके कर्म है, उन्हीं से हम काम निपटा लेते हैं। जो भी हम सेवन करेंगे, आहार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम द्रव्य ही लेते हैं। विहार में भी आतप सेवन करते हैं, वायु सेवन करते हैं, तो भी हम द्रव्य ही लेते हैं। वायु रूक्ष है, रुक्ष बढ़ता है वायु सेवन से, लेकिन ये साक्षात वायु का संपर्क होने के कारण वायु महाभूत हमारे शरीर से संलग्न इस प्रकार का। तो ये इसमें एक अहम चीज रहेगी कि द्रव्यों के बिना व्यवहार नहीं है और गुणों को आश्रय नहीं है। तो इस बात को समझते हुए परमाणु की बात होती है। सिर्फ आकाश एक अलग महाभूत है और वो पहला महाभूत बताते हैं कि जिसके परमाणु इस प्रकार के नहीं है। लेकिन फिर भी वो कारण है बहुत सारे चीजों का। और आकाशात वायु वायुरग्नि वगैरह ये जो बात बताते हैं कि तस्मात् आत्मनः आकाश संभूता, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशवाद वायु वायु अग्नि अग्नि आपान पृथ्वी। तो उसमें इन सभी का प्रसव करने का सामर्थ्य आकाश में है। ये एक अहम चीज इस प्रकार की है, यद्यपि उसको खुद के कुछ परमाणु नहीं। तो ये बड़ा अजीब मामला है। जिसके खुद के परमाणु नहीं है, वो परमाणु वाले वायु तेज जल और पृथ्वी इन महाभूतों को कैसे जन्म देता है? बगैर अग्नि के द्रव्यों से गुण अलग नहीं होंगे, ऐसा भी सही होगा। बगैर अग्नि से द्रव्यों से गुण अलग नहीं होंगे, तो मैं ये समझ रहा अग्नि का एक संस्कार है, लेकिन सिर्फ वही संस्कार है ऐसा नहीं बता सकते। शैत्य का भी संस्कार होता है
तो गुण अलग हो सकते हैं उसके जरिए इस प्रकार से। अब जब गुणों से गुण बदलते हैं, संस्कार होता है इस प्रकार से, तो वास्तव में गुण वैसे ही नहीं दे सकते, द्रव्य उसके साथ में होना ही है। तो गुणाद्रव्य गुरुवादय गुणाद्रव्य पृथ्व्यादो रसाश्रय रसेष्वपतिष्ठन्ते साहचर्योपचार। गुरुवादी गुण जो द्रव्य में है वास्तव में, वो मधुर रस के गुण गुरु इस प्रकार के हैं, बताए जाते हैं, मधुर स्निग्ध मधुर वगैरह इस प्रकार से मधुर रस के गुण बताए जाते हैं। वो साहचर्योपचारता, जिस द्रव्य में मधुर रस रहता है उसी द्रव्य में गुरुवादी गुण भी रहते हैं, और इसलिए मधुर रस गुरु है इस प्रकार का वर्णन दिया जाता है। तो इसको समझने की कोशिश करना काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है, लेकिन इन्होंने जो तरीका अपनाया है कि द्रव्य अलग एंटिटी है और गुण और कर्म उसमें रहते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो द्रव्य आधार है, गुण और कर्म अधेय इस प्रकार के है। द्रव्य से भी कार्य होते हैं, गुणों से भी कार्य होते हैं, कर्म से भी कार्य होते हैं इस प्रकार से। तो इन सभी कार्यों को प्राकृतिक स्थिति और वैकृतिक स्थिति रोग, इन दोनों में देखना है। प्राकृतिक स्थिति अगर बनी रहेगी तो दोष धातु मल इनके जो प्राकृतिक कार्य है, एकदम चलाह चेष्टा उत्साह उच्छ्वास वगैरह जो बताए गए हैं, उनके जरिए स्वास्थ्य बनाए रखना, और वही बात प्रकटित होने पर संसर्ग स्वाप वगैरह या वृद्धस्तु करते नीला, इस प्रकार से रोग रूपी कार्य को दिखाते रहते हैं। अब जब तक दोष ये कार्य है, दोषों की बढ़ोतरी, दोषों में प्रकोप वगैरह इस प्रकार का कार्य है, तब तक थोड़ा आसान है। लेकिन जब ये धातु निर्मित प्रक्रिया में विकृति घुस जाती है, जैसे कि कैंसर है, कुष्ठ है, प्रमेह है वगैरह इस प्रकार से, तो फिर नौबत वाली बात होती है, दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि ये आसानी से मिटने वाला नहीं। शुरुआत हमारे आहार विहार वगैरह से करनी है, जो कारण है वो सभी टालने हैं, और फिर ये निर्माण की प्रक्रिया सुधर जाए, अच्छी हो, इसके लिए प्रयास करने। तो इन सभी के बारे में सूक्ष्मता से देखेंगे। तो दोष किस प्रकार के कारण है, ये मुद्दा यहाँ पे उठाया है। और स्थायी निमित्त एक अलग कैटेगरी निकाली है कि जब तक वो निमित्त कारण है तब तक कार्य रहेगा, जैसे कि वर्ती या तैल। वास्तव में हम कह सकते हैं कि तैल ये ईंधन स्वरूप होता है और वो खुद जल जाता है, तो ये समवाय कारण है ज्योति का। अब ज्योति क्या कहेंगे, ज्योति तेज महाभूत है ऐसा समझेंगे, या ज्योति शक्ति है इस प्रकार से कहेंगे, दोनों है उसमें वास्तव में इस प्रकार से। तो उसका वर्त्य और तैल नाशादपि दीप नाशा, वर्ती का नाश होने से भी दीप का नाश होता है, ये निमित्त कारण है वर्ती वास्तव में। लेकिन फिर भी उसको एक माध्यम लगता है उस ज्योत के लिए। तो वर्ती अगर हम उखाड़ के फेंक दी तो अग्नि बुझ जाएगा इस प्रकार से। तो उसी तरीके से दोष स्थायी निमित्त है, ऐसा उनका कहना है कि जब तक दोष रहेंगे इस प्रकार, तब तक रोग रूपी कार्य रहेगा। लेकिन अगर हम उनका शोधन या शमन इस प्रकार का कर देते हैं, तो ये स्थायी निमित्त होने के कारण वो नहीं रहेंगे, विकृत दोष नहीं रहेंगे, तो रोग रूपी कार्य भी नहीं रहेगा, विकृत व्याधि रूपी जो क्या रहे वो भी नहीं रहेगा इस प्रकार।
तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दोष और व्याधि इसका स्वरूप किस किस प्रकार का है ये देखना है। स्वरूपतः ये कैसे है और किस प्रकार के कारण है ये सभी सोचना है, देखना है। तो समवाय कारण दोष हो सकते हैं, हम व्याधि ये दोषों की ही परिणत अवस्था और द्रव्य रूप ही है ऐसा मान सकते हैं। तो ये द्रव्य स्वरूप भी हो सकता है। व्याधि एक शक्ति रूप इस प्रकार का अगर हम मानते हैं कि केवल दोषरूप अवस्था इस प्रकार की नहीं है, तो ये भी बात हो सकती है कि ये फिर भी दोष उसका कारण है। आहार कारण है, जो द्रव्य स्वरूप है और उससे ऊर्जा बनती है, वो गुण स्वरूप है। तो ये भी बात हो सकती है। और अगर हम उसको बुद्धिस्थित पता इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये व्याधि का स्वरूप नहीं है, व्याधि के समझने की कोशिश। ये दोनों चीजें अलग अलग इस प्रकार के हैं। तो ये काफी अहम मुद्दा है, बहस वाला मुद्दा है। तो मैं मानता हूं कि अभी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ये एक अहम मुद्दा है, जो किसी भी साइंस का पाया इस प्रकार का होता है या मूल होता है, जड़ होता है उसका। और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ही अगर समझेंगे नहीं बेहतर तरीके से, तो हम शास्त्रों को समझ नहीं पाएंगे। तो अगले गुरुवार को मुझे इसके बारे में याद दिलाया। एलोपैथी मध्ये दिलंय काय? हाँ, निमित्त कारण अशा प्रकारचं आपल्याकडे वर्णनच नाही। निमित्त स्थायी किंवा निमित्त समवाय असमवाय असं वर्णन आयुर्वेदात कुठंच आलेलं नाही। हे आणि टीकाकारांनीच काढलं। तो कार्यकारण भाव ये समझना आवश्यक है। और अभी आधुनिक विज्ञान जो कार्यकारण भाव बता रहा है वो बहुत ही छोटा हिस्सा है, वो अव्यापक है। सभी भावों को ध्यान में रखकर कार्यकारण भाव की निश्चिति होनी है, और वो काफी मुश्किल है समझने की। कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं एक्चुअली कि इतने सब कारण है, उन सभी कारणों को ढूंढो और सभी कारणों को दूर करो तभी कार्य नहीं हो, सभी कारणों को अवॉइड करो तभी कार्य नहीं हो। इसलिए चाहिए कि हम सभी कार्यों को कारणों को समझे पहले। तो ये बहुकारण योगजन्य भाव इस प्रकार का है। रोग जो है, स्वास्थ्य भी वही कारण योगजन्य है। उनको अगर भली भांति समझना है तो सभी प्रकार के कारणों को समझना है और फिर उसका कैटेगराइजेशन करना है। इसमें समवाय कारण कौन से, असमवाय कारण कौन से, निमित्त कारण कौन से, और फिर उसके आधार पर किसको कैसे टालेंगे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अगले गुरुवार को मुझे याद दिलाना कि मैं कार्यकारण भाव के बारे में ही बहस करूंगा, और ये एक अहम मुद्दा है। आयुर्वेद साइंटिफिक है, ये सिद्ध करने के लिए ये कार्यकारण भाव पर निर्भर है, ये सिद्ध करना बहुत जरूरी इस प्रकार का पड़ेगा। और ये कार्यकारण भाव एलोपैथी के कार्यकारण भाव से काफी अलग है, काफी गहरा है, व्यापक है। तो यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार के शास्त्र को सीखने का मौका मिला है, अवसर मिला है, जो एलोपैथी से कई गुना बेहतर है। तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि कार्यकारण भाव किस प्रकार का है। और
उसके आधार पर आगे कैसे बढ़ना है। आज यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ॐ ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः सोमवासरे पुनरुक्तिः। शान्तिः।